5 द यूनियन, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनियन के बारे में है, जिसमें हमें आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स पढ़ना है। 52 से लेकर लगभग 78 तक ये जो आर्टिकल्स है, इनमें हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम जानेंगे, यूनियन तो आपकी समझ में आ गया कि यूनियन का मतलब है इंडिया, आवर सेंटर। और अब एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये पहले हमें पढ़ना है। पार्ट 5 जो है हमारा यूनियन का है, जिसमें हमें एग्जीक्यूटिव को पढ़ना है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आता है। लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव में और भी लोग आते हैं, जो मैं पहले आपको बताऊं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी आता है, पहले नंबर पे प्रेसिडेंट आता है, दूसरे नंबर पे आता है वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन गवर्नर, और लास्ट में है अटॉर्नी जनरल। इन सभी को हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के चैप्टर में पढ़ना होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड अटॉर्नी जनरल। तो ये 6 कैटेगरी जो है, 6 लोग जो है, ये आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, जिनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए जाते हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये सीरियल नंबर 1 पे आता है, और आर्टिकल 52 जो है ये शुरू होता है इसी से, जिसमें कहा जाता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे कंट्री ऐसी है जहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता। एग्जाम्पल, हाँ जी, सर प्लीज रिपीट कीजिए। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहां पर प्रेसिडेंट नहीं होता। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? यूके, हाँ, यूके। यूएसए यूएसए में में है है, प्रेसिडेंशियल रूल है वहाँ। यूएसए में तो डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया जानती है उसको। इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में प्रेसिडेंट नहीं होता है, वहां पे किंग और क्वीन क्राउन। होती है, और वहां प्राइम मिनिस्टर होता है। तो Yes, इसी sir. तरह से, या अगर हम देखेंगे सऊदी अरब वगैरह, वहां पर भी प्रेसिडेंट नहीं होता है, या बहुत सारे ऐसे देश। ये लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ठीक। Yes, sir. और Parliamentary स्टेट्स form. में गवर्नर भी होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है, अटॉर्नी जनरल भी है। तो इसीलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है 52, वो कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई हिंदुस्तान में तो प्रेसिडेंट होगा ही, इसके बगैर कोई चारा है ही नहीं। और जो प्रेसिडेंट है, ये हमने क्यों, क्योंकि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। क्योंकि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट यूएसए की प्रेसिडेंट की तरह नहीं है। अगर हमारा प्रेसिडेंट यूएसए की प्रेसिडेंट की तरह होता तो वो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता। लेकिन हम कहते हैं भाई हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जो होगा हेड ऑफ द स्टेट होगा, एंड ही इज ऑल्सो ए नॉमिनल हेड, डीजोर। ये सिर्फ नॉमिनल हेड होगा, सिर्फ नाम का हेड होगा, जो जिसको हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डीजोर। यानी आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल हेड, आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड ही इज अ डीजोर। अब क्या है, रियल पावर्स आर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो असली पावर्स है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आल्सो नोन एज डी फैक्टो रूलर, उसको बोलते हैं डी फैक्टो रूलर। तो इस सेंटेंस से आपके 4-5 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। पहला, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट। तीसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल हेड। नंबर 4, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ डी जोर रूलर और डी जोर हेड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो ए रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज अ डी फैक्टो रूलर। 7 पॉइंट हो गए क्लियर इससे, यानी 7 एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं, जिसमें ये चीजें डिस्कस होगी। ये क्लियर आ गया समझ? यस जी, सर। हाँ। तो इसी तरह, इसीलिए हम कहते हैं कि पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जितने भी आर्टिकल्स है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है। इट कंप्राइजेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक।
अब इसके बाद क्या है? Yes, sir. प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? क्योंकि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी गई है ना इस एग्जीक्यूटिव पोजीशन में, जो पावर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया के अंदर, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन। हाईएस्ट पोजीशन इसकी है पहला सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्लियर हो गया? जी जी, सर। sir. अब हम आगे जी, बढ़ते sir. हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट होगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहां से लाएंगे? क्वेश्चन है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट हमें बनाना है, लाना है, तो कहां से लाएंगे? क्या वो हेरिडिटी रूलर होगा जिस तरह क्वीन, ब्रिटिश क्वीन होती है, फादर के बाद बेटा या उसकी बीवी? ऐसा कुछ नहीं, हेरिडिटी रूलर नहीं है। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा? नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं होगा। क्या पार्लियामेंट से लाएंगे? नहीं, पार्लियामेंट से भी नहीं लाएंगे। क्या लोकसभा से आएगा, राज्यसभा से आएगा? नहीं, लोकसभा राज्यसभा से भी नहीं आएगा। फिर कहां से आएगा? अरे भाई, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करना है। क्या करना है? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारा प्रेसिडेंट कहीं आसमान से नहीं टपकेगा, बल्कि आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्शन के जरिए से लाओ, ठीक। और प्रेसिडेंट को इलेक्शन के जरिए से कैसे लाएंगे? कहते हैं उसका इलेक्शन का तरीका क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए से नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए से लाया जाता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जिसमें हम वोट नहीं डालते। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जिसमें हम वोट डालते हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन है, सर जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो होता है डायरेक्ट वो होता है इलेक्शन। डायरेक्ट। यानी आपको राइट टू वोट है, आपकी 18 साल है तो आपको राइट टू वोट मिल गया। जब आप खुद जाओगे वोट डालने तो वो होगा डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, पंचायत का इलेक्शन होता है, म्युनिसिपलिटी का इलेक्शन होता है, वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, सिटीजन खुद वोट डालने नहीं जाते, ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, वितस्ता कॉलेज या कोई और कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी मेंबर्स। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज कैसे करता है? कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें इलेक्शन कैसे होता है? एक इलेक्शन तो वो पता है हमें, हम जाते हैं वोट डालते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 एमएलए होते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में और लोग वोट डालते हैं। फिर एक बंदे को ज्यादा वोट मिलते हैं तो फिर उसको बनाया जाता है एमएलए। बहुत आसान तरीका है ना। लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसे इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एक नया तरीका, एक अलग तरीका होता है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या होता है, जो हमारे एमएलए एमपीज होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, हमारी स्टेट असेंबलियों के एमएलएज होते हैं, वही लोग वोट डालते हैं। और जब वो वोट डालते हैं फिर वहां पे काउंटिंग नहीं होती कि मुझे 100 वोट आए आपको 199 आ गए, नहीं। फिर उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उनके उनके वोट का वैल्यू देखा जाता है। अगर एक एमएलए है वो हरियाणा से आया है, दूसरा एमएलए आया है यूपी से, तो दोनों को एक एक वोट तो मिलेगा, लेकिन वैल्यू देखा जाएगा इसके वोट का कि कितने वोटर इसके पास थे, ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आया है। और फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा, यानी अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस वोट डाले जाते हैं। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको याद रखना है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज through the system called proportional representation and single ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से होता है, और साथ ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? नंबर 1, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इन्हें लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब इलेक्टेड हमने क्यों कहा?
क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड, जो इलेक्शन के जरिए से नहीं आते, उनको ऐसे ही नॉमिनेट किया जाता है और इलेक्शन के बगैर ही उनको मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बनाया जाता है। जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं। यस सर, आज नहीं एंग्लो इंडियन है सर। हाँ सर एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया, आज नहीं होते वो एंग्लो इंडियन। नहीं, मैं कहता हूँ यस सर, प्रोविजन वो हो गया खत्म। जो सर वो हो गया, आप छोड़िए, खत्म मोदी कुछ जब छोड़िए, आया मैं कहता हूँ जो पता ही फिर आपको। जो नॉमिनेटेड होते थे ना, ये तो आज की बात नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा है कि जो भी नॉमिनेटेड है, चाहे वो एंग्लो इंडियन थे या एंग्लो इंडियन है, या जितने भी नॉमिनेटेड है राज्यसभा के अंदर, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर असेंबली है, वहां पर जो एमएलए है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब एमएलए जो है, और वो भी इलेक्टेड, सिर्फ वो हिस्सा लेते, एमएलसी नहीं डालते वोट, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो नहीं डालते। तो स्टेट्स के जितने भी एमएलए हैं इलेक्टेड, वो भी डालते हैं, वो भी इसमें आते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पौडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, और दिल्ली, पौडीचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां के मेंबर्स ऑफ एमएलए जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। समझे आपको? यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इलेक्टेड होते हैं, उसके अलावा स्टेट की असेंबली के मेंबर, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पौडीचेरी और जे.एंड.के, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और ये जब वोट डालते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? यस सर। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका जो है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टोरल कॉलेज, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। वहां पर भी ऐसे ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और any doubt, any dispute related with the election of president can be challenged only in the Supreme Court of India। कहते हैं अगर प्रेसिडेंट के मामले में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा या कोई डाउट होगा, तो वो सिर्फ हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये फाइनल अथॉरिटी है कि वो इसके बारे में अपना डिसीजन दे अगर कोई डाउट क्रिएट हो गया। ठीक, इसके बाद अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हुआ, when a permanent vacancy occurs in the office of president due to death, resignation or removal, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट, यहां मैं एक और बात ऐड करूं, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव हेड है, ये हेड ऑफ द स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट खाली रह सकता है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कुछ टाइम के लिए खाली रह भी सकती है, तो कोई फर्क नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट का पोस्ट कभी खाली नहीं रहना चाहिए, यानी हेडलेस स्टेट नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हेडलेस स्टेट। तो समझो किसी का सर ही काट दिया, भाई स्टेट कभी हेडलेस नहीं होनी चाहिए, आपका हेड ऑफ द स्टेट हमेशा होना चाहिए। बट कहते हैं अगर कभी हमारा प्रेसिडेंट अचानक मर गया, अच्छा उसने रेजिग्नेशन दिया या उसको रिमूव किया गया, तो क्या उस वक्त उसकी कुर्सी खाली रहेगी? नहीं। The vice president acts as the president discharges the duties of the office of the president। उस वक्त फौरन वाइस प्रेसिडेंट इस कुर्सी को संभालता है, इसीलिए हमने रखा है प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी। प्रेसिडेंट जब जाएगा कहीं तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आएगा। अब सिर्फ यहाँ पे डेथ का मसला नहीं है कि प्रेसिडेंट मरेगा, वो रिमूव भी किया जा सकता है, या वो रेजिग्नेशन भी दे सकता है, या वो कभी बीमार भी पड़ सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह आएगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो फिर ये पावर एंजॉय करता है चीफ जस्टिस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर इस कुर्सी पे बैठेगा और प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। ठीक है, और विद इन 6 मंथ्स आपको फिर नया इलेक्शन करवाना होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स दैट द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द वैकेंसी। विद इन 6 मंथ्स आपको फिर नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होगा अगर ऐसी सिचुएशन कभी आई। क्लियर? अब इसके बाद है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, अगर मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, तो मेरे पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्योंकि आपको भी शौक होता होगा कि हम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने।
तो नेचुरली 34 आप मिनट्स माइक माइक ऑफ करके रखो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपके पास सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली क्वालिफिकेशन यह है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सेकंड क्वालिफिकेशन है कंप्लीटेड 35 ईयर एज, कि आपकी एज कम से कम 35 आपने क्रॉस किया हो। 35 बिलो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकता। लोकसभा का मेंबर तो 25 वाला बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर तो 30 वाला बन सकता है, राइट टू वोट तो 18 साल की एज में मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 35 तक इंतजार करना पड़ेगा। और मैक्सिमम हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं 35 क्या वो 60 अबो होते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कोई छोटा पोस्ट नहीं है। और इसके अलावा क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, यानी वो एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए भी। हालांकि वो लोकसभा का मेंबर नहीं है, उसको लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर उसकी है वो क्वालिफिकेशन उसके पास भी होनी चाहिए, तब जाके वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जब प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेगा जीतेगा तो फिर इसको ओथ कौन देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ आ रहा आपको? जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसको ओथ दिलाता है, हलफ जिसको हम कहते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको दिलाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकता है। प्राइम मिनिस्टर को तो खुद प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ओथ दिलाता है, तो वो इसको नहीं दिला सकता है। इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल ना हो तो कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको ओथ दिला सकता है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी टर्म जो है दैट इज 5 ईयर, 5 साल के लिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। और ये शुरू होता है जिस दिन वो ऑफिस ज्वाइन करेगा, और जब तक वो रहेगा तब तक, जब तक उसका 5 साल टाइम पूरा होता है तब तक वो इस कुर्सी पे रहेगा। लेकिन आफ्टर 5 ईयर ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अगर उसको शौक होगा दोबारा मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूं तो वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकता है, दोबारा भी इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। इवन थर्ड टाइम भी चाहे तो थर्ड टाइम भी। लेकिन यहां पे ये बात इसलिए कही क्योंकि जो अमेरिका का सिस्टम है वहां पे सिर्फ 2 टर्म आती है, सिर्फ आप 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हो, तीसरी बार आप नहीं बन सकते। लेकिन इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप री इलेक्ट हो सकते हो। और कहते हैं कि 5 साल जरूरी नहीं है, 5 साल से पहले वो रेजिग्नेशन देगा, और अगर उसको रेजिग्नेशन देना होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। यानी अगर कोई कभी भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि मुझे रिजाइन करना है, मुझे इस्तीफा देना है, तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और अब अगर रेजिग्नेशन नहीं देगा तो क्या हम कभी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है? और कैसे, क्यों करेंगे उसको रिमूव? कहते हैं अगर उसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया। आर्टिकल 61 कहता है अगर उसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ किया, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसबिहेव किया, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज बाकी किसी भी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव नहीं किया जा सकता, ओनली इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका तरीका क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इसके अगेंस्ट होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब है अगर 300 लोग हैं तो 200 लोग इसके अगेंस्ट होने चाहिए कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है। एक आदमी के कहने से, 10 आदमियों के कहने से, या 50 लोगों के कहने से, या पीएम के कहने से, या चीफ जस्टिस के कहने से किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता। 2/3 मेजॉरिटी इन लोकसभा, 2/3 मेजॉरिटी इन राज्यसभा अगर इसके खिलाफ जाती है तो फिर हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। और आज तक नो प्रेसिडेंट हैव बीन इम्पीच्ड सो फार। आज तक इंडिया का किसी भी प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच नहीं किया गया है। ठीक है, अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है ना, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन टेक पार्ट। देखिए यहां याद रखना है कि अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इलेक्शन के टाइम तो आपने कहा था सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे, लेकिन अगर इम्पीच करना है तो उस वक्त नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है ना वो भी इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली और यूटीज के जो है डू नॉट पार्ट इन द इम्पीचमेंट, उनको इम्पीचमेंट में हक नहीं है। समझा ना आपको? इलेक्शन में तो
सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, और स्टेट असेंबली के भी एमएलए होते हैं। लेकिन इंपीचमेंट में स्टेट असेंबली और यूटी के लोग नहीं होते, वहां सिर्फ पार्लियामेंट के सारे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग जो नॉमिनेटेड होते हैं, ये इस प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। और लास्ट पे यहाँ पे एक और बात बोली है, सैलरी की बात कही है। 5 लाख सैलरी है हमारे प्रेसिडेंट को इस टाइम, जो 2018-19 का बजट है। तो लेटेस्ट अपडेट है कि 5 लाख इसको सैलरी है। ज्यादा तो मत है? सब बहुत ज्यादा है। नहीं, ज्यादा नहीं है। अब प्रेसिडेंट का पोस्ट पैसे का कम पोस्ट है। नहीं होता, ये रेस्पेक्टेड पोस्ट होता है, क्योंकि इसके अलावा इसको वो राष्ट्रपति भवन मिल जाता है, सिक्योरिटी होती है, गाड़ियां होती है, बाकी अलाउंसेस होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इसको आप पैसे के मामले में मत तोलो, ये एक रेस्पेक्टेड और एक पावरफुल पोजीशन होती है। लेकिन सैलरी भी रखी गई है। फ्री में कहाँ काम करेगा? वो तो सिर्फ एपीजे थे जो फ्री में काम करते थे, उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली थी। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब बनता है तो उसको क्या पावर है? अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर्स। जो बड़े बड़े पोस्ट्स है, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस है, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। और उसमें सबसे बड़ा आता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले वो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाता है, उसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करता है। यानी प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75। तो पहला पोस्ट, यानी वो छोटे पोजीशन को अपॉइंट नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। कंप्यूटर आइटर जनरल, जिसको कैग भी बोलते हैं, उसको अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसके चेयरमैन, उसके मेंबर्स को अपॉइंट करता है। स्पेशल ऑफिसर पर एससी एसटी, उनको भी अपॉइंट करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को अपॉइंट करता है। और जितने भी गवर्नर अंडर आर्टिकल 155, याद रखो, जितने भी गवर्नर्स है, एलजीज है, उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बगैर इनको कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। अब इसके बाद है पावर्स कि आप थक मत गए? नो सर। हाँ जी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग किस्म के पावर्स दिए गए हैं। पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी हमने देखा कि वो एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करता है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि जो कानून पार्लियामेंट बनाता है, उसको जब तक प्रेसिडेंट साइन ना करे, एसेंट ना दे, अप्रूवल ना दे, तब तक वो कानून लागू नहीं हो सकता। समझा आपको? लोकसभा ने कोई कानून पास किया, राज्यसभा ने भी वो कानून पास किया, अब इसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए, और जब तक प्रेसिडेंट उस पे सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक वो कानून लागू नहीं हो सकता है। तब तक उस कानून की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स एंजॉय करता है। तो इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट कितना पावरफुल है। पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, अगर वो इसको ना माने, तो इसको साइन ना करे, तो फिर वो कानून पास नहीं होगा। इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, और कंट्री का बिजनेस जो है, कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस को पास करना, इसी तरह शेड्यूल कास्ट एरियाज, शेड्यूल ट्राइब एरियाज को डिक्लेयर कर देना, इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज जो होते हैं उनको अपॉइंट करना, और एससी एसटी के कमीशन जो है उनको अपॉइंट करना, ओबीसी कमीशन को अपॉइंट करना, ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एंजॉय करता है। अब इसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर्स। कहते हैं प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कहीं अलग नहीं बैठता कि वो पार्लियामेंट में क्यों जाएगा। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, याद रखो, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता है, और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ओन करती है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट पोजीशन उसकी है। लेकिन लेजिस्लेचर के मामले में, पार्लियामेंट में वो इंटरफियर करता है, उसका एक स्पेशल पावर है, और वो क्या है?
ही समन्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। वो जब चाहे पार्लियामेंट को बुलाएगा, उनको एड्रेस करेगा, और जब चाहेगा लोकसभा को डिसॉल्व करेगा, भंग करेगा, खत्म कर देगा। इसी तरह वो कभी भी लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, और हर जब भी इलेक्शन होता है पहला एड्रेस प्रेसिडेंट का होता है पार्लियामेंट को। इसी तरह वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर उनकी सीट वैकेंट होगी राज्यसभा मेंबर की, उनको भी अपॉइंट करता है। और ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को भी नॉमिनेट करता है, उनको खुद नॉमिनेट करता है। और ये 12 मेंबर होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, सोशल वर्क से, साइंस से, लिटरेचर से, कोई मीडिया से होता है, कोई पॉलिटिक्स, कोई किसी और फील्ड से। इस तरह ही के नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन, जो आप कह रहे हो वो खत्म हो गया, लेकिन प्रोविजन ये है कि वो 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन से भी नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा के लिए। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उनको वो एड्रेस करेगा, कंसल्ट करेगा किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अगर प्रेसिडेंट को लगा कोई एमपी डिस्क्वालीफाई करना है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और ही प्रोमulgates ऑर्डिनेंसेस, कि वो ऑर्डिनेंस, एक इमरजेंसी ऑर्डर, एक इमरजेंसी लॉ जो 6 मंथ तक वैलिड होता है, उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। तो ये होता है लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर, पैसों के मामले में भी प्रेसिडेंट को पावर है। कौन सा पावर है? कोई भी टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज मस्ट। जब भी आप कोई मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, बजट वगैरह पेश करोगे पार्लियामेंट में, तो आपको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। अगर आपको ग्रांट चाहिए तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना है प्रेसिडेंट से। इसके अलावा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अंडर हिज कंट्रोल। एक फंड होता है इमरजेंसी फंड, जिसको कहते हैं कंटीजेंसी फंड। कभी पूछा जा सकता है अंडर विच कंट्रोल द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड हु कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना, ये भी प्रेसिडेंट करता है। ये फाइनेंशियल पावर्स है। अब है जुडिशियल पावर्स। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, किसी को पावर्स भी है। उसमें क्या होता है, अगर हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दी तो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको पार्डन भी कर सकता है, उनको माफी भी दे सकता है। वो क्या है, पहले हम देखेंगे चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट और जजेस को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, पहला तो यही पावर है। उसके बाद ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। लेकिन एडवाइस जरूरी नहीं है वो मान ले, एडवाइस वो सीख करेगा, लेकिन उस माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी। लेकिन अंडर आर्टिकल 72 ही हैज पार्डनिंग पावर्स, उसको माफी देने के पावर्स भी है। यानी अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, या कोई सजा हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 72 कहती है कि प्रेसिडेंट को पावर है। पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड द 5 टाइप्स। एक है पार्डन। इसी तरह कौन सा पार्डन है? कम्यूटेशन है, रिमिशन है, रेस्पाइट है, रेप्रीव है। यानी या तो वो कंप्लीटली उसको माफी देगा, अगर किसी को डेथ सेंटेंस है वो कहेगा इसको फांसी नहीं देनी, इसको छोड़ दो, बाइज्जत बरी कर दो। एक दूसरा, वो इसकी पुनिशमेंट कम करवाएगा, रिड्यूस द टर्म ऑफ पुनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट, या उसकी जो पुनिशमेंट है उसको बदल देगा, जो ओरिजिनल पुनिशमेंट थी उसके बदले कोई और पुनिशमेंट दिलवाएगा। या इसी तरह से वो स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ अवॉर्डी सेंटेंस, यानी वो टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए स्टे लाएगा, कहेगा भाई इसको फिलहाल फांसी मत दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल फांसी दे दो, ये कहेगा फिलहाल 2-4 मंथ के लिए छोड़ दो। यानी ये पार्डनिंग पावर्स है, यानी जिसको हम मर्सी पेटिशन भी बोलते हैं। अगर किसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दी है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करेगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि या तो उसकी सजा कम कर दे, या तो उसको थोड़ा टाइम मोहलत दे, या उसकी सजा पूरी तरह से माफी कर दे। जैसे मैं बताऊं, अफजल गुर के केस में हुआ था कि वो गए थे प्रणब मुखर्जी के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ये जो है मर्सी पेटिशन लेके, लेकिन उसने फिर इनकार किया। उसने कहा नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रेयर ऑफ रेयर केसेस होते हैं, हर केस में प्रेसिडेंट माफी नहीं देगा, फिर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आगे हाँ सर इतने पावर्स क्यों दिए गए फिर हाँ जुडिशरी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इतने पावर्स क्यों दिए गए हैं फिर तो जुडिशरी का कोई फायदा ही नहीं। नहीं, फायदा नहीं, पावर्स क्या दिए गए हैं?
पावर्स अरे उसको तो सिर्फ इतने दिए गए हैं कि वो रेयर ऑफ रेयर केसेस में किसी को माफ भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है, बट नॉट इन ऑल केसेस। ये हर के केस में नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, मर्सी पिटिशन इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने किसी का मर्डर किया है, अब सुप्रीम कोर्ट तो उसकी किसी बात को सुनेगा नहीं, वो तो सबूत देखेगा, कानून तो सबूत मांगता है, और सुप्रीम कोर्ट देखेगा इसके खिलाफ सारी चीजें हैं, इसको सजा होगी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसके घर वाले जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जिसने किसी का मर्डर किया, अब उसकी 4-5 बेटियां हैं, या उसकी बीवी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या कोई और मसला हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप होता है घर में, या उसके माँ बाप होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें अगर पेटिशन में आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीजों को रिवाइव करता है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इन केस पे नजरसानी करके सजा वगैरह कम कर दे। बाकी ये इससे कहना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या फायदा, ये एक स्पेशल पावर दिया गया है और हर बार ये इसको यूज नहीं करता। ठीक है, आगे है डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। जितनी भी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स होती है दुनिया के बाकी कंट्रीज के साथ, उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना जरूरी है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है इंडिया को पूरी दुनिया के अंदर। हमारा प्रेसिडेंट बाहर जाता है तो उसका वेलकम होता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बाहर का प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट से आता है, राष्ट्रपति भवन में ठहरता है, तो इसलिए ये डिप्लोमेटिक रिलेशन मानी जाती है। और एक है मिलिट्री पावर, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही इज द चीफ कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। तीनों डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी हो, चीफ ऑफ नेवी हो, चीफ ऑफ एयरफोर्स हो, ये तीनों विंग्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है। और इसीलिए हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर वॉर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही ये पावर है कि वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि सारी जो विंग्स है आर्मी की वो उसके कंट्रोल में होती है। तो इसलिए चीफ ऑफ आर्मी हो, चीफ ऑफ नेवी हो, चीफ ऑफ एयरफोर्स हो, इनको अपॉइंट भी करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये इसके कंट्रोल में रहते हैं, और इनको ऑर्डर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम आज क्लियर करेंगे, बाकी इमरजेंसी पावर्स हम कल पढ़ेंगे और